हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 के बारे में, यानी कि जो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट की जो पर्टिकुलर सीरीज चल रही है उसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इस पर्टिकुलर एक्ट की अगर बात करें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो 12 हैं, यानी कि 12 चैप्टर हैं। तो आज ये हमारा 6 चैप्टर है, ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हमारे केवल 6 चैप्टर बचेंगे जिनको हमें पढ़ना होगा, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इसको लेकर के। तो वहां पर जब चैप्टर नंबर 1 के बारे में हमने पढ़ा था तो कुछ बेसिक डिफिनीशंस के बारे में पढ़ा था कि पर्टिकुलर फूड सेफ्टी को लेकर के या फिर एफएसओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज हमने जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी वो हमने एफएसएसएआई के बारे में पढ़ा था, यानी कि फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। उस पर्टिकुलर अथॉरिटी में जो भी मेंबर्स होंगे उनका क्या कंपोजिशन होगा, उस फूड अथॉरिटी में जो भी हायर अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, इन सब के बारे में हमने पढ़ने के साथ ही साथ वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और देखा था, जैसे कि एफएसएसएआई के रोल और फंक्शंस क्या होंगे, यानी कि पर्टिकुलर फूड अथॉरिटी जो है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक है, फूड सेफ्टी को लेकर के। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। जब भी इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे, जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। किसको ध्यान में रखना होगा? स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और फूड अथॉरिटी को। इसके बारे में हमने पढ़ने के बाद में चैप्टर नंबर 4 पे जब हम मूव किए थे तो हमने वहां पर पढ़ा था, कुछ जनरल प्रोविजंस पढ़े थे आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ फूड में जैसे कि आपने देखा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वगैरह होते हैं, उनको लेकर के कुछ हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में देखा था। चैप्टर नंबर 5 काफी छोटा था और हमने उसमें केवल इंपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि इंपोर्ट्स को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस हैं। जब हम कोई भी फूड आर्टिकल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में चैप्टर नंबर 5 में मेंशन किया गया था। तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी, ठीक है। तो यहां पर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एफएसएसएआई में किसी पोस्ट के लिए हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर राजस्थान या तेलंगाना, यानी कि किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पर प्रॉपर ये लिखा है कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में बात करी गई है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि ये किसके लिए है? क्या ये कंज्यूमर के लिए है या फिर ये एफएसएसएआई के लिए है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में फूड अथॉरिटीज के लिए है? किसको लेकर के ये बोला जा रहा है? तो इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले फूड को लेकर के जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां से फूड का ओरिजिन होता है, वो होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर। जब फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको मैन्युफैक्चर करने का काम कौन करता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर करता है, ठीक है। फूड बिजनेस ऑपरेटर की यानी कि जो भी फूड को मैन्युफैक्चर करता है या फिर आप देखोगे कि फूड को स्टोर करता है या फिर उसको इंपोर्ट करता है, तो उसी को यहाँ पर पता होता है कि पर्टिकुलर फूड में हम क्या क्या जो भी इंग्रेडिएंट हैं कौन से यूज कर रहे हैं, या फिर जो फूड है उसका रॉ मटेरियल क्या है, क्या हम चीजें उसमें यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसको पता होती हैं? एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को पता होती हैं। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी को लेकर के फूड बिजनेस ऑपरेटर की कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियोज में हम देखेंगे इसी के बारे में, ठीक है। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे साथ ही साथ आप हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंड्रॉयड ऐप है स्व एजुकेशन के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और किसको लेकर के हैं? ये फूड बिजनेस ऑपरेटर को लेकर के, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 26 से होती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी सेक्शंस हैं वो सेक्शन 3 है, यानी कि 26, 27 एंड 28। तो हम इन 3 सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में केवल 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 26 यहाँ पर कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर,
यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर की कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको उन्हें पूरा करना होगा फूड सेफ्टी को लेकर के। तो इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 26 के सब सेक्शन नंबर 1 में लिखा गया है कि एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है, shall ensure that the article of food satisfy the requirement of this act and rules and regulation made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the business under his control। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, यानी कि एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर, हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है उसको लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या फिर रेगुलेशन है या फिर एक्ट में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं उसको बनाते टाइम पे उन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है कि नहीं किया गया, यानी कि जो पर्टिकुलर कंडीशन रिक्वायर्ड है उसको ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है जो भी फूड मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा ऑल स्टेजेस पे। ऑल स्टेजेस का मतलब है प्रोडक्शन की स्टेज पे, प्रोसेसिंग के स्टेज पे, इंपोर्ट की स्टेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे और सेल विद इन द बिजनेस के टाइम पे अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? फूड बिजनेस ऑपरेटर की होगी, क्योंकि उसको ध्यान देना होगा कि जो भी फूड को लेकर के, फूड की मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी रिलेटेड काम में, प्रोसेसिंग में, इंपोर्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जो भी फूड को लेकर के जो भी प्रोविजंस मेंशन है, स्पेशली रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट में, वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए, वो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आगे आप देखोगे कि हमारा सब सेक्शन नंबर 2 में ये मेंशन है कि नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल हिमसेल्फ और बाय एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर, स्टोर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी आर्टिकल ऑफ फूड, ठीक है। तो कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर ना अपने बिहाफ पे ना ही किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर किसी भी फूड को मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही स्टोर कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है। किस कंडीशन में, किस आर्टिकल ऑफ फूड की बात हो रही है? अगर वो अनसेफ है, विच इज अनसेफ। पॉइंट नंबर 1 यहां पर है विच इज अनसेफ, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर ना तो खुद कर सकता है, ना ही अपने बिहाफ पे किसी और के द्वारा किसी भी फूड को मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही स्टोर कर सकता है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो फूड अनसेफ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ विच इज मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड और कंटेन्स एक्स्ट्रानियस मैटर, अगर वो मिस ब्रांडेड है या फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या फिर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रानियस मैटर इन्वॉल्व है, तो भी इस फूड को वो यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चर और स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ फॉर विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी फूड्स होते हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए या फिर उनको सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो उस लाइसेंस में जो भी कंडीशंस मेंशन है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसको फुलफिल नहीं करता है तो भी वो यहाँ पर इसको सेल या फिर परचेज या फिर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है विच इज फॉर द टाइम बीइंग प्रोहिबिटेड बाय फूड अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि अगर फूड अथॉरिटी ने यानी कि एफएसएसएआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ फूड को अगर कुछ टाइम के लिए प्रोहिबिट किया है तो वहां पर उस टाइम पे फूड बिजनेस ऑपरेटर उसका बिजनेस नहीं कर सकता है, ना ही उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकता है, ना ही उसको स्टोर कर सकता है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आई होप अभी आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमेशा जहां भी टर्म यूज होते हैं, एक फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई सबसे हायर अथॉरिटी, उसके बाद में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी नाम आता है। तो ये 3 मेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होती हैं जो पर्टिकुलर एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उनको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक एफएसएसएआई यानी कि फूड अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट नंबर 5 में, इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर एक्ट में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, यानी कि यहां पर पूरे एक्ट में पूरे के पूरे 12 चैप्टर में कहीं पर भी फूड को लेकर के जो भी आर्टिकल्स या फिर जो भी प्रोविजंस मेंशन है, अगर उनका कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर, उनका उल्लंघन करता है यानी कि, तो यहाँ पर वो फूड का बिजनेस नहीं कर सकता है, यानी कि उसको जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 3 में यानी कि सब सेक्शन नंबर 3 में क्या मेंशन है
कि नो फूड बिजनेस ऑपरेटर shall employ any person who is suffering from infectious, contagious और लोथसम डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि देखो पहली बात तो फूड है, तो फूड में हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि फूड में कोई हजार्ड कंपोनेंट ना इन्वॉल्व हो, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा ना उसमें एंटर करे कि जो फूड को स्पॉयल करे, जिसकी वजह से फूड जो है वो हजार्ड नेचर का हो जाए और वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन की हेल्थ है उसको यहाँ पर क्या कर सकता है, खराब कर सकता है या फिर डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि नो फूड बिजनेस, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर बड़े बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट नहीं करना है जो इन्फेक्शियस यानी कि डिजीज़ से संक्रमित है। ठीक है, इसके साथ ही साथ उसको कोई भी या फिर संक्रमण रोग है यानी कि डिजीज़ है कुछ भी, तो उसको यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर देखो कोई भी हो सकता है, कोई फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है या बड़े लेवल पे फूड को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर उसको स्टोर करता है, तो वो सभी फूड बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे, फूड बिजनेस ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखोगे आप पॉइंट नंबर 4 पे क्या मेंशन है कि नो फूड बिजनेस ऑपरेटर सेल सेल और ऑफर फॉर सेल एनी आर्टिकल ऑफ फूड टू एनी वेंडर अनलेस he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulation about the nature and quality of such article to the vendor, provided that a bill, cash memo or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in a bill, कैश मेमो और इनवाइस। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट को मैं आपको भी समझाता हूं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर कुछ फूड का बिजनेस कर रहा है तो उस केस में क्या बात बोली जा रही है कि नो फूड बिजनेस ऑपरेटर सेल और ऑफर फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड टू एनी वेंडर। तो यहाँ पर एक टर्म आया वेंडर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर टर्म आ रहा है कि गारंटी को लेकर के बात हो रही है, तो इसको लेकर के यहाँ पर देखो समझो क्या बात हो रही है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या होता है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, और ये जो वेंडर होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये इनका काम ये होता है कि कहीं से ये किसी पर्टिकुलर आइटम को या फिर गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। वो फूड भी हो सकता है, यहाँ पर मैं जनरली अगर आपको बताऊं यहाँ पर फूड की बात हो रही है तो हम फूड की बात करते हैं कि किसी भी फूड आर्टिकल ऑफ फूड को क्या करता है, परचेज करता है, उसके बाद में जा करके इसको कहीं भी सेल करता है। वो कोई होटल हो सकता है, वो कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, वो कोई भी फूड प्लेस हो सकता है जहाँ पर फूड का कंजम्पशन होता है। तो ये ले जा करके उसको क्या सेल करेगा, किसी भी दुकान पर जा करके सेल करेगा। ठीक है, किसी भी शॉप पे ले जाकर या फिर होटल में ले जाकर के सेल करेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम वेंडर बोलेंगे। ठीक है, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तब तक किसी वेंडर को आर्टिकल ऑफ फूड को सेल नहीं करेगा जब तक कि वो यहाँ पर कुछ गारंटी नहीं देगा रिटर्न में। क्या गारंटी नहीं देगा, नेचर ऑफ द फूड और इसके साथ में क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि जो फूड है उसका क्या नेचर है, उसके साथ में जो उसकी क्वालिटी है, इसको लेकर के जब तक वो गारंटी नहीं देगा तब तक कि वो इसको फूड को सेल नहीं कर सकता है कि जो पर्टिकुलर फूड वो दे रहा है वेंडर को वो पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, उसमें कोई भी अनसेफ नेचर का फूड नहीं होना चाहिए, ये बात उसको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन यहाँ पर देखो बात मेंशन करी गई है, provided that the bill, cash memo or invoice in respect of that sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be guarantee। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फूड का जो भी ये जो बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होगा यानी कि फूड का जो भी लेन देन होगा, सेल परचेस होगी, उस टाइम पे क्या होगा कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसको एक बिल देगा या फिर कैश मेमो देगा या फिर इनवाइस देगा, तो वो जो इनवाइस या फिर बिल जो होगा ना उसी को एज अ गारंटी माना जाएगा। यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, वेंडर शैल बी डीम्ड टू बी गारंटी इवन इफ अ गारंटी in the specified form is not included in the bill, cash memo और invoice। यानी कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि देखो पहली बात तो यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई फूड सेल कर रहे हो तो अगर आप अलग से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं देते हो जिसमें उस पर्टिकुलर फूड की गारंटी के बारे में लिखा गया है कि आप उस पर्टिकुलर जो भी कैंडिडेट आपसे ले रहा है उसको आप फूड की जो सेफ्टी है उसको लेकर के या फिर क्वालिटी को लेकर के आप गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप वो गारंटी नहीं दे रहे हो तो अगर आप जो भी कैश मेमो या फिर बिल जो भी दे रहे हो उसको एज अ गारंटी माना जाएगा, एज अ गारंटी उसको माना जाएगा, क्योंकि आप अलग से कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं रहे हो लेकिन उसी को एज अ गारंटी कंसिडर किया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है
फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट का, वो ये कह रहा है कि इवन इफ अ गारंटी इन द स्पेसिफाइड फॉर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिल, अगर बिल पे ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको एज अ गारंटी डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो जब भी किसी वेंडर को कोई फूड देगा तो वहाँ पर उसको गारंटी प्रोवाइड करनी होगी उस पर्टिकुलर फूड की। अगर वो गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है तो जो भी वो बिल या फिर कैश मेमो या फिर इनवाइस जो है प्रोवाइड कर रहा है वेंडर को, जब भी वो से उस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ फूड को सेल कर रहा है, तो उस टाइम पे उस बिल या फिर कैश मेमो या फिर इनवाइस को एज अ गारंटी कंसीडर किया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा गया है कि वेयर एनी फूड विच इज अनसेफ इज अ पार्ट ऑफ अ बैच, लॉट और कंसिगमेंट of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe unless following a detailed assessment within a specified time it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lots or consignment is unsafe। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट का अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फूड को लेकर के किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वेयर एनी फूड विच इज़ अनसेफ, अगर वहाँ पर कोई फूड जो है वो अगर अनसेफ लगता है, अनसेफ पाया जाता है, ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ बैच। ठीक है, तो क्या होगा कि जो फूड होता है जब वो उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वो एक बैच का पार्ट होता है। बैच का पार्ट मतलब एक बार में बहुत बड़ा जो लॉट फॉर्म में चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, लॉट या फिर कंसिगमेंट, यानी कि जो एकदम बल्क जो भी रहता है फूड एक बल्क फॉर्म में जब निकलता है उसके बाद में उसको छोटी छोटी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी उस पर्टिकुलर जो फूड अनसेफ पाया गया तो उससे रिलेटेड जो बैच है या फिर जो उसका लॉट है, ठीक है, या फिर उस क्लास का सेम डिस्क्रिप्शन का अगर फूड है तो उन सारे फूड को क्या मान लिया जाएगा, अनसेफ मान लिया जाएगा। इट शैल बी प्रोज्यूम दैट ऑल द फूड इन द बैच, लॉट और कंसिगमेंट ऑल्सो अनसेफ, जब तक कि जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे जब तक कि डिटेल्ड असेसमेंट नहीं होगा तब तक हम उसको यही मान लेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो लॉट है वो खराब है, पूरा का पूरा जो लॉट है वो अनसेफ है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जब प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा उस पर हम रिस्क असेसमेंट वगैरह करेंगे, यानी कि डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे। उसके बाद में एनालिसिस के बाद में हमें फाइनली ये पता लगेगा कि जो उसमें पर्टिकुलर जो पार्ट है वही यहाँ पर अनसेफ है, बाकी का पार्ट जो है वो सेफ है। इसका यही पॉइंट यहाँ पर कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, यानी कि सेक्शन नंबर 26 के बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 27 की अगर बात करें तो सेक्शन नंबर 27 में यहाँ पर क्या मेंशन है कि लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर्स और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कई लोगों की बात हो रही है, एक तो मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है, ठीक है, पैकर्स की बात हो रही है, होलसेलर की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो रही है और सेलर्स की बात हो रही है। इनकी कुछ लायबिलिटीज हैं, यानी कि इनकी कुछ दायित्व हैं जिनको इन्हें करना ही करना होगा, जिनको इन्हें फुलफिल करना होगा। तो उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है, तो सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हम इन सभी को एक ब्रॉड टर्म दें तो ये सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो सेक्शन नंबर 27 का अगर पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ें तो यहाँ पर क्या बात मेंशन है कि द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और पैकर्स ऑफ द एन आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी लाइबल फॉर सच आर्टिकल ऑफ फूड if it is does not meet the requirement of this act and the rules and regulation made there under। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर में जो स्पेशली मैन्युफैक्चरर और जो पैकर्स हैं उनको लेकर पे यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि उनका ये दायित्व होगा, यहाँ पर बात हो रही है लायबिलिटी होगी कि आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी लायबल फॉर सच आर्टिकल ऑफ फूड इट इज डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट, यानी कि एक्ट रूल्स और रेगुलेशन में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिखे हैं आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, तो उसको लेकर के ये लायबिलिटी किसकी होगी, मैन्युफैक्चरर और पैकर्स की ये लायबिलिटी होगी कि उनको यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है, जो भी रिक्वायरमेंट है बेसिक, उनको मीट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए ये किसकी लायबिलिटी है, ये मैन्युफैक्चरर और पैकर की लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे पॉइंट में लिखा गया था होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर शैल बी लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज, तो यहाँ पर अब जो बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटर और होल सेलर की बात हो रही है, यानी कि होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो रही है, उनको लेकर के यहाँ पर क्या क्या लायबिलिटीज हैं आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के। पहली बात तो ये है कि सप्लाइड आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी, अगर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ फूड है जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायर हो गई है, उसके बाद में अगर उसको सप्लाई किया जाता है तो
उसको लेकर के ये लायबिलिटी किसकी होगी, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की होगी। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर बी में मेंशन है स्टोर्ड और सप्लाइड इन अ वायलेशन ऑफ सेटिस्फाई इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है मैन्युफैक्चरर के अगर उनको वायलेट किया जाता है उस केसेस में भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका जो लायबिलिटी है वो किसकी होगी, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की होगी। ठीक है, उसके बाद में अनसेफ और मिस ब्रांडेड फूड है, अगर उसको यहाँ पर सेल किया जाता है या फिर यहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मूव किया जाता है, तो यहाँ पर किसकी लायबिलिटी होगी, ये भी यहाँ पर बात हो रही है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की। और क्या क्या हैं चीज़ें, जैसे कि अनआइडेंटिफिएबल और मैन्युफैक्चरर फ्रॉम होम द आर्टिकल ऑफ फूड हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो अगर किसी फूड को रिसीव किया जाता है कहीं से तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको आइडेंटिफाई किया नहीं जा सकता है, उसके लेकर के कोई आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है कि किसने भेजा किसने नहीं भेजा, तो उसको लेकर के भी ये इसका अगर क्वेश्चनिंग होगी तो ये किससे पूछा जाएगा, यहाँ पर इन्हीं से पूछा जाएगा, किससे, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से। उसके बाद में स्टोर्ड और हैंडल्ड और kept in a violation of this provision of this act the rules and regulation made thereafter। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी यानी कि स्टोर और हैंडलिंग को लेकर के भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इन्हीं की लायबिलिटी होगी। उसके बाद में रिसीव्ड बाय हिम विथ नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ये कोई भी फूड को रिसीव वगैरह करते हैं, ठीक है, जो कि अनसेफ है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जो भी क्वेश्चनिंग होगी इन्हीं से होगी, ये इन्हीं की लायबिलिटी होगी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर जो बात हो रही है वो सेलर की बात हो रही है। द सेलर शैल बी लाइबल अंडर दिस एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड। तो यहाँ पर सेलर को लेकर के क्या क्या लायबिलिटीज हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सेलर को लेकर के यहाँ पर सबसे पहली जो लायबिलिटी है वो ये है कि सोल्ड आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी, अगर वो डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद में किसी आर्टिकल ऑफ फूड को सेल करता है तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, सेलर जिम्मेदार होगा। हैंडल्ड और केप्ट इन अनहाइजेनिक कंडीशन, अनहाइजेनिक कंडीशन में अगर किसी फूड को रखता है तो भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मिस ब्रांडेड फूड को डील करता है तो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद में अनआइडेंटिफिएबल ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम होम सच आर्टिकल ऑफ फूड वर रिसीव्ड, यानी कि जो भी सेलर है अगर कहीं से किसी फूड को रिसीव करता है किसी मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसको लेकर के भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये किसकी लायबिलिटी बनती है, ये बनती है सेलर की। उसके बाद में रिसीव्ड बाय हिम विथ नॉलेज ऑफ बीइंग सेफ, तो यहाँ पर भी सेम पॉइंट वही मेंशन है, यानी कि कुछ देखोगे आप चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेलर और होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की जो लायबिलिटीज़ हैं वो मोस्टली सेम है। ठीक है, आप यहाँ पर ये कह सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 27, ये सेक्शन नंबर 28 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 28 में मेंशन किया गया है फूड रिकॉल प्रोसीजर। ठीक है, तो फूड रिकॉल प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में देखें अगर हम, तो यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है पॉइंट नंबर 1 में, इफ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर कंसीडर्ड और हैज रीजन टू बिलीव दैट अ फूड विच ही हैज प्रोसेस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड is not a compliance with this act rules and regulation made thereunder, he shall immediately initiate procedure to withdraw the food in question from a market and consumer, indicating reason for its withdrawal and inform the competent authorities thereof। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो किसी भी फूड को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोसेस करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन सभी केसेस में अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पर जो मेंशन किया गया, इफ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर कंसीडर, अगर वो कंसीडर करता है कि हैज़ रीजन, अगर उसके पास में ये रीजन है, बिलीव दैट अ फूड विच ही हैज़, जो फूड उसने प्रोसेस किया है या फिर मैन्युफैक्चर किया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इज नॉट इन कंप्लायंस विद दिस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो भी एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशन में जो भी प्रोविजंस मेंशन है उनको कंप्लाई नहीं किया गया है। कंप्लाई करने का मतलब ये है कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है या फिर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ही शैल इमीडिएटली इनिशिएट, वो इमीडिएटली एक्शन लेगा और एक प्रोसेस को इनिशिएट करेगा टू विड्रा द फूड इन क्वेश्चन फ्रॉम द मार्केट, यानी कि जो भी मार्केट में जो भी फूड उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो भी मार्केट में भेज दिया, उन सभी को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने का मतलब है उसको वहां से वापस लाएगा और इसके लिए वो इन्फॉर्म करेगा इट्स विड्रॉल एंड इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि पर्टिकुलर स्टेट अथॉरिटी को वहां पर इन्फॉर्म करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को इन्फॉर्म करेगा कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब हमें इसको
इसको विड्रॉ करना है और आप यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करिए या फिर हमारी हेल्प करिए या फिर बताइए ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या मेंशन है कि अ फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को क्या करना होगा, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में किसको इन्फॉर्म करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है फूड सेफ्टी ऑफिसर को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, या फिर किसको इन्फॉर्म करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को। अगर बहुत बड़ी चीज़ होती है तो वहां पर एफएसएसएआई को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो कैसी सिचुएशन, अगर फूड को लेकर के मान लिया कोई फूड है जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर बीच में पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है, अगर इसको कोई कंज्यूम करता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट इसके हो सकते हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तुरंत ही उसको विड्रॉ करने का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। और सबसे पहले फूड बिजनेस ऑपरेटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर और किसको इन्फॉर्म करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर को और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, ठीक है। एंड कोऑपरेट विद देम, उनके साथ में कोऑपरेट करेगा इफ ही कंसीडर्ड और हैज रीजन टू बिलीव दैट अ फूड विच ही हैज प्लेस्ड ऑन द मार्केट में बी अनसेफ फॉर द कंज्यूमर। अगर वो कंज्यूमर के लिए अनसेफ है तो इमीडिएटली जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो लिए जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स होंगे, ठीक है, जो भी मेजर्स होंगे उनको वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में बात लिखी गई है कि द फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एक्शन टेकन टू प्रिवेंट रिस्क, ठीक है, to the consumer and shall not prevent or discourage any person from cooperating in accordance with this act with the competent authority where this may prevent, reduce or eliminate a risk arising from a food। तो देखो चैप्टर नंबर 3 में हमने कुछ बातें लिखी थी, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि ये सब लोग मिल करके जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स होंगे उनको लेंगे, जिससे जो भी रिस्क है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, या फिर उसको एलिमिनेट किया जा सके या फिर उस रिस्क को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए यहाँ पर देखो मेंशन क्या करना होगा कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके साथ में मिलकर के काम करना होगा, जिससे उस पर्टिकुलर रिस्क को प्रिवेंट किया जा सके या फिर रिड्यूस किया जा सके या फिर एलिमिनेट किया जा सके उस रिस्क को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या मेंशन है कि एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल फॉलो सच कंडीशन एंड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू फूड रिकॉल प्रोसीजर एज द फूड अथॉरिटी में स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उस केस में क्या गाइडलाइंस ये फॉलो करेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई टाइम टू टाइम कुछ रेगुलेशंस बनाता रहता है, तो उन रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा किसको, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो आपको कैसे इसको मैनेज करना है। तो सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर को जो भी गाइडलाइंस हैं एफएसएसएआई के द्वारा उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा हमने चैप्टर नंबर 6 को जितना डिटेल में जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था उतना सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाया। तो आई होप जो लेसन्स हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और लाइक करो। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे थोड़ा सा वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। और साथ ही साथ अभी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाकी जो आपकी क्लासेस हैं फूड केमिस्ट्री की वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से। और बाकी रूल्स रेगुलेशन वाला पार्ट भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और बाकी जो भी पोर्शन है आपका कोर बायोलॉजी वाला पोर्शन जो है, क्लासिफिकेशन वाला जो आपके आरपीएससी में स्पेशली जो इंक्लूडेड है, उन सब चीज़ों को भी हम धीरे धीरे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।